हेलो बच्चों। आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेजोनेंस इन ऑल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले अगर आपने ऑल्टरनेटिंग करंट का मेरा जो एक्सक्लूसिव लेक्चर है जिसमें मैंने हर एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया, अगर वो नहीं देखा है तो वो आप जाकर के देखें। डिटेल में मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया है किस तरीके से करंट और वोल्टेज में फेस निकाला जाता है, कैसे हम करंट और वोल्टेज के फेस रिलेशनशिप को देखते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो आपको एक चीज जाननी होगी बहुत ढंग से, विच इज फेस रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। अगर ये आपको आ गया तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो हर एक पैरामीटर पर मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं और आज मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस क्या होता है, क्या उसकी कंडीशन रहती है, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं सीरीज एलसीआर सर्किट की बच्चों, तो इस तरीके से लेट्स से हम एक सीरीज एलसीआर सर्किट ले लेते हैं जिसको मैं एक इनपुट एसी से कनेक्ट कर देता हूं। लेट्स से दिस इज V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी और XL इज लेट्स से इंडक्टिव रिएक्टेंस and XC is capacitive reactance and resistance is R। जो टोटल रेजिस्टेंस आता है बच्चों वो कितना आता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL क्या होता है बच्चों, ओमेगा L, और XC क्या होता है बच्चों, 1 में ओमेगा C। क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है, कहानी एकदम समझ में आ रही। इसके बाद बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें करंट निकालना है तो वो बच्चों इस तरीके से आता है I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। इस तरीके की कंडीशन आती है करंट में। अब यहां पर ये जो फाई होता है वो क्या होता है बच्चों, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। मैंने यहां पर प्लस माइनस लिखा है क्योंकि करंट जो है लीड भी कर सकता है और लैग भी कर सकता है। यही चीज मैंने डिटेल में डिस्कस करी है फर्स्ट लेक्चर में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लियर है। उसके बाद बच्चों अगर मैं इसको फेजर से समझाऊं तो फेजर से कहानी किस तरीके से होती है बच्चों। लेट्स से मैंने यहां पर करंट ले लिया तो VR यहां पर आता है, VC यहां पर आता है और VL यहां पर आता है। और इसी को जब मैं इंपीडेंस से कन्वर्ट करता हूं, इंपीडेंस में कन्वर्ट करता हूं तो यहां पर क्या आता है बच्चों R, यहां पर क्या आता है बच्चों XC और यहां पर क्या आता है बच्चों XL। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना बच्चों। इसके बाद अगर मान लो मैं आपसे पूछूंगा करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, तो आपको मालूम ही है I नॉट बराबर V नॉट अपॉन में Z। दैट मींस V नॉट अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आप कहेंगे ये है। अब मान लो बच्चों मैं आपसे कहने लगूं I want maximum current in the circuit, so what should be the condition of maximum current। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे मैक्सिमम करंट चाहिए तो Z should be minimum। अगर you want I maximum, so उसका क्या मतलब है, Z should be minimum। और मिनिमम Z का क्या मतलब है बच्चों, देखो अंडर रूट Z क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर तो एक पॉजिटिव चीज ही आएगी, उसमें कुछ चीज ऐड हो रही है, वो क्या हो रही है, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब बच्चों R में कुछ ऐड हो रहा है तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्लियर है। अगर R में कुछ ऐड हो रहा है और Z आपको मिनिमम चाहिए तो R में जो ऐड हो रहा है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। और वो मिनिमम क्या हो सकता है बच्चों, 0। अब आप कहोगे सर कुछ नेगेटिव भी तो हो सकता है। अरे भैया स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। दैट मीन्स फॉर Z मिनिमम XL माइनस XC कितना हो जाना चाहिए बच्चों, 0। फॉर Z मिनिमम XL माइनस XC बच्चों कितना हो जाना चाहिए, 0। और यही होता है बच्चों रेजोनेंस, और ये होती है बच्चों रेजोनेटिंग कंडीशन इन द सीरीज LCR सर्किट। At resonance you will get the maximum current in the circuit, and if you are getting the maximum current you are getting the maximum power in the circuit. That means what is the resonance,
if you are getting the maximum current in the circuit, then the circuit is known as resonating alternating current circuit. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? And the condition of it is I should be maximum, Z should be minimum, or for Z should be minimum, XL minus XC should be 0. That means XL will be equals to XC. We will put the value. XL will be equals to omega L 1 upon में ओमेगा C. तो क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 upon में LC. That means ओमेगा बराबर 1 upon में अंडर रूट LC. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम? 2 पाई f. ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम? 2 पाई f बराबर 1 अपॉन में अंडर रूट LC. तो f क्या आ गया बच्चों? 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट LC. और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. इसी को क्या बोलते हैं हम? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी. बच्चों आपने जरूर देखा होगा जैसे रेडियो वगैरह होते हैं तो हम उसमें ट्यून करते हैं. ट्यून करते हैं मतलब कि हम उसको जो है ऐसे घुमाते रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम साउंड किस तरह से होती है? इस तरीके से. और कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के वो क्या हो जाता है बच्चों? एकदम से आपको आवाजें सुनाई देने लगती हैं. मतलब सर्किट में मैक्सिमम पावर आ जाती है बच्चों. इसके पीछे और भी फिजिक्स है जिसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे. तो उसमें बच्चों हम क्या करते हैं? हम उसमें L और C को ना वेरी करते हैं और रेजोनेंस कंडीशन लाने की कोशिश करते हैं. L बेसिकली C को हम वेरी करते हैं, कैपेसिटर को हम वेरी करते हैं, जो उसको हम घुमाते हैं उससे हम ओमेगा वेरी कर रहे हैं और हमें एक वो ओमेगा चाहिए जिस पर कि रेजोनेंस आ जाए. बेसिकली ऐसे समझो, रेजोनेंस को आप ऐसे समझो बच्चों, रेजोनेंस 11th क्लास में भी आता है. रेजोनेंस को ऐसे समझो कि जैसे हर जो चीज है उसमें एटम्स जो है वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से. अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बच्चों क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं. तो सबकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. अगर बच्चों वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप कोई एक्सटर्नल सोर्स ले आओ, कोई एक आप एक्सटर्नल वाइब्रेटिंग सोर्स ले आओ जिसकी फ्रीक्वेंसी उस सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो उस केस में बच्चों किसी भी चीज का मैक्सिमम आपको मिल जाएगा. जैसे कि आपने सुना होगा कि जो ब्रिजेस होते हैं उन पर हमारे जो सैनिक होते हैं उनको मना किया जाता है, एक साथ कदम ताल करने के लिए मना किया जाता है. क्यों? क्योंकि जो ब्रिज है उसके एटम है उनकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. अगर वो कदम ताल कर रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज के एटम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो क्या होगा? वहां पर रेजोनेंस आ जाएगा. क्या होगा? वहां पर रेजोनेंस आ जाएगा और वो जो एम्पलीट्यूड है, जिस एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट कर रहे हैं उसका पीक वैल्यू अटेन हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो जाएगी और ब्रिज के टूटने के भी चांस वहां पर हैं. इसी को बोलते हैं बच्चों रेजोनेंस. किसी भी चीज का मैक्सिमम वो कब आता है? जब आपकी एक्सटर्नल ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए. ऐसे समझो किसी भी एक पर्टिकुलर LCR सर्किट का ये क्या हो गया बच्चों? किसी भी एक पर्टिकुलर LCR सर्किट का ये क्या हो गया? उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अगर यही फ्रीक्वेंसी मैं अप्लाइड EMF में दे दूं तो उस केस में आपको सर्किट में क्या मिल जाएगा बच्चों? मतलब कि मान के चलो इसकी वैल्यू आ रही है x, तो यहां पर जो ओमेगा है अगर उसकी वैल्यू भी मैं x सेट कर दूं तो उस केस में बच्चों आपको सर्किट में मैक्सिमम करंट या फिर कहो मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. एंड यहां से हमने क्या निकाला? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. इस पर बच्चों अभी हम और बात करेंगे. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये जो बच्चों हमने ओमेगा निकाला है इस पर आपको क्या मिल रहा है बच्चों? मैक्सिमम करंट. इस पर आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमम करंट. इसका क्या मतलब है? अगर मैं यहां से ओमेगा घटाऊंगा भी या बढ़ाऊंगा भी तो करंट विल डिक्रीज. दैट मींस बच्चों जो ग्राफ तैयार होता है ना बच्चों, आई और ओमेगा का जो ग्राफ तैयार होता है बच्चों वो कुछ इस तरीके से ग्राफ तैयार होता है. ये एक ग्राफ बनता है. ये क्या हो गया बच्चों? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. लेट्स से ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट. क्लियर है? यहां पर आपको क्या मिलेगा बच्चों? मैक्सिमम करंट. और वो मैक्सिमम करंट कितना होगा? क्योंकि ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पर इंपेडेंस जेड कितना हो जाएगा बच्चों? इस केस में अपना जेड कितना हो जाएगा? सिंपली आर.
इस केस में Z कितना हो जाएगा, सिंपली R। मतलब कि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। वो डायरेक्ट क्वेश्चन में कभी भी रेजोनेंस की बात नहीं करेगा, वो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाएगा आपको कि जो LCR सर्किट है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो सीधी सी बात है वो रेजोनेटिंग कंडीशन की बात कर रहा है, वो रेजोनेंस की बात कर रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस यू आर गेटिंग द मैक्सिमम करंट एंड दैट मैक्सिमम करंट I नॉट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, V नॉट बाई R। कितना होगा वो V नॉट बाई R, क्योंकि Z किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, R के, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। R स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ जाएगा बच्चों, R। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। और what should be the phase difference, क्या होगा, what is the phase difference between current and applied voltage? Zero, there is no phase difference, क्योंकि इसकी बात भी मैं बात कर चुका हूं। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में there is no phase difference between current and applied voltage। जो फेस इसका है एग्जैक्टली वही फेस करंट का होगा, या फिर जो फेस करंट का है एग्जैक्टली वही फेस किसका होगा, अप्लाइड वोल्टेज का। ये सारे पॉइंट आपको रेजोनेंस में ध्यान रखने हैं। अच्छा बच्चों, और हम बात करते हैं, मान लो अब मैं बात करूं आपसे, ये तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ गई, लेट्स से इसको हम F नॉट बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, F नॉट। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, कोई एक फ्रीक्वेंसी है लेट्स से F1 जो कि ग्रेटर देन है F नॉट से, जो कि ग्रेटर देन है F नॉट से, तो क्या होगा इसके बारे में मैं बात करता हूं। तो क्या होगा, सबसे पहले F1 इज ग्रेटर देन F नॉट, मतलब कि फ्रीक्वेंसी आपने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से बढ़ा दी, मतलब आप यहां पर एंटर कर गए हैं। इस ग्राफ को मैं इस तरह बिहेव कर रहा हूं, ये क्या है, रेजोनेंस। इस पॉइंट को हमने क्या बोला, रेजोनेंस। क्लियर है एकदम, इस पॉइंट पर हमने क्या बोला, रेजोनेंस। मतलब कि अब मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, F1 इज ग्रेटर देन F नॉट, या फिर हम बोल सकते हैं ω1 इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, कुछ भी आप बोल लो। अगर आप ध्यान से देखोगे ω1 इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो यहां पर चलो बच्चों, XL और XC पर चलो, आप खुद बताओ ओमेगा बढ़ाने से XL क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, और XC क्या होगा बच्चों, घटेगा। XL बढ़ेगा और XC घटेगा, दैट मींस इस केस में XL इज ग्रेटर देन XC। इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, XL इज ग्रेटर देन XC। उससे क्या होगा बच्चों, उससे क्या होगा, VL इज ग्रेटर देन VC। उससे क्या होगा बच्चों, VL इज ग्रेटर देन VC। दैट मींस इन दोनों का रिजल्टेंट ओवरऑल ऊपर जाएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाएगा। दैट मींस हम क्या बोलेंगे, द करंट लैग करेगा। करंट क्या करेगा, लैग करेगा, या अप्लाइड वोल्टेज लीड करेगी, अप्लाइड वोल्टेज लीड करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस इस केस में क्या होने लगेगा, इस केस में क्या होने लगेगा, करंट लैग द फेस ऑफ करंट लैग द फेस ऑफ वोल्टेज बाय फाई। और वो फाई हम इजीली निकाल सकते हैं, वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने सब कुछ आपको सिखा रखा है, इसलिए कहा मैंने फर्स्ट लेक्चर को देखे बिना इस लेक्चर को आप नहीं देखेंगे। क्लियर है एकदम। नाउ दूसरी केस क्या बनेगा बच्चों, F1 इज लेस देन F नॉट, या फिर ω1 इज लेस देन ओमेगा नॉट। उस केस में क्या होगा बच्चों, XC इज ग्रेटर देन XL। उस केस में क्या होगा बच्चों, VC इज ग्रेटर देन VL। दैट मींस इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ नीचे को आएगा और अब रिजल्टेंट इस तरीके से जाएगा। दैट मींस इस केस में क्या होगा, करंट लीड करेगा या फिर वोल्टेज लैग करेगी। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज लैग करंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बाय द फेस ऑफ फाई वो हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस एग्जैक्टली इस पॉइंट पर सर्किट कैसा है बच्चों, प्योरली रेजिस्टिव है। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर सर्किट कैसा है, प्योरली रेजिस्टिव। जेड क्या है, मिनिमम। इसके बियॉन्ड इधर जाओगे मतलब ω1 इज ग्रेटर देन ω2, तो सर्किट कैसा है बच्चों, सर्किट कैसा है, उसमें करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। मतलब डोमिनेटिंग पार्टी कौन सी है, इंडक्टर। उससे पहले जाओगे तो डोमिनेटिंग पार्टी कौन सी है बच्चों, कैपेसिटर। मतलब करंट क्या करेगा, लीड करेगा, या फिर वोल्टेज क्या करेगी, लैग करेगी। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है? क्लियरिटी एकदम। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एट रेजोनेंस एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेजोनेंस पे बच्चों, वो क्या है, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन क्या है बच्चों, XL इज इक्वल्स टू XC।
XL इज इक्वल्स टू XC, दैट मीन्स VL इज इक्वल्स टू VC। जो ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस हो रहा है वही सेम ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस हो रहा है वही ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा तो वो कितनी रीडिंग शो करेगा बच्चों? 0 करेगा, 0। क्यों? क्योंकि VL और VC का रिजल्टेंट हमेशा कैसे निकलता है? VL माइनस VC या VC माइनस VL, क्योंकि हमेशा ये क्या होते हैं? आउट ऑफ फेज। और अगर VL और VC बराबर हो गए तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों? 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या है? अप्लाइड वोल्टेज का सारा पोर्शन कहां ड्रॉप होता है बच्चों? रेजिस्टेंस के केस में होता है। सारा का सारा रजिस्टर पर ड्रॉप होता है, मतलब ये सारा का सारा ड्रॉप कहां चला जाएगा? रजिस्टर पर चला जाएगा इन केस ऑफ रेजोनेंस। क्या आपको रेजोनेंस क्लियर हो रहा है? क्या एक एक पॉइंट क्लियर है? इसको आप नोट करिए, हम अप्लाइड करके देखेंगे इसको न्यूमेरिकल्स में। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन के साथ हम इसको समझ लेते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। मान लो मैंने एक सर्किट बना दिया है आपको, मैं कैलकुलेशन ज़्यादा करवा नहीं रहा हूँ तो सीधा मैंने XL और XC दे ही दिया है डायरेक्ट। अदरवाइज कैलकुलेशन करवाना हो तो मैं यहाँ पर ओमेगा दे करके इसका L और C दे करके आपसे कैलकुलेट भी करवा सकता हूँ। क्लियर है? सो XL और XC दे दिया है और रजिस्टेंस दे दिया है। क्लियर है? और EMF की इक्वेशन दे रखी है, वो करंट की इक्वेशन पूछ रहा है, V1 की रीडिंग पूछ रहा है, V2 की रीडिंग पूछ रहा है। बच्चों देखो, देखते ही सब कुछ पता चलता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पर XL और XC बराबर है, यहाँ पर XL और XC बराबर है। इसका संकेत ही क्या है कि भैया ये रेजोनेंस में आएगा। इसका संकेत ही क्या है? XL और XC बराबर होने का क्या मतलब है? ये रेजोनेटिंग स्टेट में वर्क करेगा। ये रेजोनेटिंग स्टेट में वर्क करेगा, इसका मतलब क्या है? VL और VC क्या होंगे? बराबर। और V1 क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट, तो V1 तो भैया 0 आएगा। V1 तो क्या आएगा? 0। और अगर V1 मतलब इसके अक्रॉस ओवरऑल कोई ड्रॉप नहीं है तो ये सारा का सारा ड्रॉप यहाँ पर होगा। मतलब V2 की रीडिंग क्या आएगी बच्चों? 200। V2 की रीडिंग क्या आने वाली है? 200। अब अगर हम करंट की इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले बच्चों हमें निकालना होता है I0, वो क्या होता है? V0 अपॉन में Z। और इस केस में Z क्या होगा बच्चों? सिंपली R। तो क्या आ गया? V0 की वैल्यू है 200 और R की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10। तो कितना आ गया? 20 एम्पेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? और रेजोनेंस में आपको मालूम है सर्किट प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। दैट मींस देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। देयर इज नो फेज डिफरेंस, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। दैट मींस करंट की इक्वेशन सिंपली क्या बन जाएगी? I0 व्हिच इज 20 sin ओमेगा t प्लस 30 डिग्री। इस तरीके से इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चंस बनाते हैं। डायरेक्ट वो कभी भी आपसे नहीं कहेगा कि रेजोनेंस है, वो कुछ हिंट देगा या कुछ इस तरीके से वैल्यूज वगैरह देगा या कुछ ना कुछ वो इस तरीके से आपको हिंट जरूर देगा कि रेजोनेंस है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो इस लेक्चर को हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। आई होप आपको रेजोनेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम और बहुत अच्छी चीज़ें को डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्वालिटी फैक्टर। रेजोनेटिंग सर्किट है तो उसका क्वालिटी फैक्टर क्या है, बैंडविड्थ की बात करेंगे, कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, व्हाट इज द सेलेक्टिविटी। मतलब बहुत सारी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।